नमस्कार साथियों। ज्यादातर लोग रविंद्रनाथ टैगोर को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने देश का नेशनल एंथम लिखा था, जन गण मन। लेकिन वो दुनिया के पहले एशियंस थे नोबेल प्राइज जीतने वाले। इसके अलावा वो महान कवि भी थे जिनकी पोएट्री की काफी बड़ी कलेक्शन है। इसके अलावा वो म्यूजिक भी कंपोज करते थे। 20,200 से भी ज्यादा उन्होंने गाने लिखे हैं। इसके अलावा वो पेंटिंग्स भी करते थे। 2,300 से भी ज्यादा उनके आर्टवर्क से। इसके साथ ही वो बहुत बड़े ट्रैवलर भी थे। उस जमाने में 34 कंट्री में वो ट्रैवल कर चुके थे। बल्कि उस जमाने में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था। साथ ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो एक सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। उस जमाने में लोग नेशनलिज्म की भावना का इस्तेमाल करते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर उनसे एक स्टेप आगे चल रहे थे। वो नेशनलिज्म की भावनाओं को अपनाने में विश्वास रखते थे। चलिए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में आज की ठाकुर का सरनेम था कुशारी और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। वो इतने अमीर थे कि उन्हें ठाकुर सरनेम से भी बुलाया जाता था। उस जमाने में ब्रिटिशर्स भारतीयों को सरनेम से बुलाया करते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का सरनेम ब्रिटिशर अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाते थे। वो बोलते थे टैगोर, तभी से ये नाम कॉमन हो गया और रविंद्रनाथ कोश्यारी से वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाने लगे। रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे द्वारकानाथ टैगोर, जो उस वक्त के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन थे। उनके बैंकिंग, फाइनेंस, कोल माइनिंग जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे। उनके बेटे थे देवेंद्रनाथ, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे। रविंद्रनाथ टैगोर का माइंडसेट था बिजनेस रिलेटेड, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा विश्वास रखते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के कुल 14 बच्चे थे, जिनमें से आखिरी बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में हुआ था। इनके एजुकेशन की बात की जाए तो ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था। बार बार वो टीचर की मार खाते थे, इसलिए अलग अलग स्कूल बदलते रहते थे। फाइनली उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के बाद उनके बड़े भाई हेमेंद्रनाथ टैगोर ने उनकी होम ट्यूशन शुरू की, जहां उन्हें सारे फॉर्मल सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, जैसे कि साइंस और मैथ्स। इतना ही नहीं, उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जैसे कि जूडो, रेसलिंग, ट्रैकिंग। इसके अलावा उन्हें म्यूजिक टीचर्स भी घर सिखाने आते थे। वो उन्हें शास्त्रीय संगीत सिखाते थे। शास्त्रीय संगीत सिखाने वाले थे जदुनाथ भट्टाचार्य। ये वही इंसान थे जिन्होंने हमारे वंदे मातरम गीत की ट्यून सेट की थी। रविंद्रनाथ सिर्फ 12 साल के थे। उनके पिता उन्हें अलग अलग जगह पर घूमने लेके जाते थे ताकि वो खुद का सेल्फ नॉलेज बढ़ा सके। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में वो घंटों घंटों गुरबानी सुना करते थे। इसके अलावा कुछ महीनों के लिए हिमालय भी अपने पिता के साथ गए थे। वहाँ उनके पिता ने उन्हें एस्ट्रोनॉमी, हिस्टोरी और मॉडर्न साइंस पढ़ाई। साथ ही उन्हें धार्मिक किताबें जैसे कि उपनिषद और वाल्मीकि रामायण का भी अभ्यास करवाया गया। उसके बाद की एजुकेशन उन्होंने लंदन में पूरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे 1855 में लंदन में शुरू किया गया था, तब बहुत मुश्किल था इंडियंस को इसमें क्वालिफाई करना, क्योंकि पहले तो इसमें 23 की एज रखी गई थी इस एग्जाम के टर्म को देने के लिए, और पहले 50 साल तो ये एग्जाम लंदन में ही हुआ था। और ऊपर से इस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट रखा गया था यूरोपियन क्लासिक्स, जो कि बहुत मुश्किल था इंडियंस के लिए। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बने थे इस एग्जाम को क्लियर करने वाले। 1878 में रविंद्रनाथ अपने भाई और फैमिली के साथ लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ाई की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो बहुत बड़े लॉयर बने। लेकिन उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं था। फाइनली वो इसमें से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। लेकिन फिर भी कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद भी आज के समय पर भी यहाँ टैगोर लेक्चर्स पढ़ाई जाती है। कॉलेज के इतने समय में रविंद्रनाथ ने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की, जैसे कि विलियम शेक्सपियर। इसके साथ ही वो इंग्लिश और आयरिश म्यूजिक के टच में भी आए। इन्हीं सारी घटनाओं ने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की क्रिएटिविटी और उनके व्यक्तिमत्व को आकार दिया। उनके लेखन के बारे में बात करें तो उन्होंने काफी यंग एज से लिखना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला पोएम लिखा था। 1870 में उनकी यह पोएम चतुर्वेदिनी पत्रिका में पब्लिश की गई थी। मतलब कि उस जमाने में रॉयटर्स की कहानियां पब्लिश की जाती थी, लेकिन आज के समय पर ऐसा नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाने लिखना और कंपोज करना भी शुरू कर दिया था, और उनके गाने के सबसे बड़े फैन थे नरेंद्रनाथ, यानी कि स्वामी विवेकानंद। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी को 2-3 गाने भी सिखाए थे। मतलब कि देखिए कितना बड़ा तालमेल था हमारे इन हिस्टोरिकल लीडर्स के बीच। रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक दूसरे के कंपैरिजन में काफी अलग थे। अलग अलग लैंग्वेज जैसे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक, गुरबानी और आयरिश म्यूजिक, इनके मिलाप से वो म्यूजिक बनाते थे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने पोएम्स की भी काफी बड़ी कलेक्शन लिखी जिसका नाम था गीतांजलि। बाद में उसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था और उनके ये पोएम यूरोप और अमेरिका में इतने फेमस हुए कि उस वक्त में वो स्टार में गिने जाते थे और बहुत सारे जगहों पर उन्हें लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स अक्सर आजादी और देशभक्ति पर आधारित थी। 1905 में ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन कर दिया था बंगाल का, तब उन्होंने गीत लिखा था अमर सोनार बांग्ला, जो कि आज के समय पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ भारत का नेशनल एंथम नहीं लिखा था बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। और उन्होंने हिंदू और मुसलमान को ये आह्वान भी किया था कि रक्षाबंधन पर वो एक दूसरे को राखी बांधे ताकि हम लोगों में यूनिटी जगे। और उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग भी लिखा था एकला चलो रे, मतलब कि जंग की लड़ाई में आप आगे बढ़ते रहिए भले ही आपके साथ में कोई हो या ना हो। इतना ही नहीं दोस्तों, जो उन्होंने अपने नेशनल एंथम लिखा था जन गण मन, 1911 में इसे कोलकाता में कांग्रेस के पहले सेशन में गाया भी गया था। इतना ही नहीं, 1930 में वो पहले नॉन यूरोपियन इंसान बने जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था। ब्रिटिश सरकार भी उन्हें काफी रिस्पेक्ट की नजरों से देखती थी। 1950 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया था, जो कि उस वक्त काफी सम्मानपूर्वक टाइटल माना जाता था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1919 में जालियनवाला बाग की घटना होती है। इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में उन्होंने अपना टाइटल उन्हें वापस कर दिया था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके ओपिनियंस काफी हद तक एक दूसरे के विरोधी थे। महात्मा गांधी नेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि जिस देश में हम पैदा हुए उस देश से हमें प्यार करना चाहिए और नेशनलिज्म की भावना हमें एक करती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि नेशनलिज्म की भावना बड़ी जल्दी से स्वार्थ की तरफ बदल जाती है, क्योंकि सब ये मानने लगे कि सिर्फ मेरा देश बेस्ट है तो वो बाकी देशों से हेट करने लगेंगे बिना किसी मतलब के। वो ये मानते थे कि हमें एक दूसरे देशों से, उसके पहराव या उसके कल्चर से उसे हेट नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके आइडियोलॉजी काफी एक दूसरे से विरोधी थी, लेकिन असल में वो एक दूसरे के दोस्त थे। इसके अलावा आप इन तस्वीरों को भी देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ। सन 1939 में रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था। दोस्तों, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।